हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में न्यूटन की बुक से वैदिक सभ्यता। ठीक है, फिर कल की तरह हम आगे जो अगले लेक्चर होंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक थी, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। ठीक है, ये थी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल थे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। मतलब ऐसे चलता है यहाँ पे, जैसे ये जीरो है तो ये मतलब इस साइड से चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, ईसाई जब ईसा मसीह का जन्म हो वो 0 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो 1500 मतलब ऋग वैदिक काल पुराना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ पे बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मैक्स मूलर एक बहुत बड़ा फिलोसफिस्ट था, उन्होंने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? मध्य एशिया को। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों ने जो सभ्यता को निर्मित किया उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, वो क्या थी? शहरी नगरीय सभ्यता। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। ठीक है, मतलब इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इकाई यूनिट थी, जो प्रशासनिक इकाई थी, उसका जो क्रम था वो ऐसा था। पहले था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। मतलब सबसे पहले कुल, फिर गांव, फिर विश्व, फिर जन, फिर पूरा राष्ट्र। ठीक है, याद रखना। गांव के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता। ग्रामीण के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामीणी कहते थे, और जो विश्व के प्रधान होते थे उसको विश्वपति कहते थे। जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, जन के जो शासक होते थे उनको राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। तो राज्य अधिकारी जो थे, राज्य अधिकारी जो भी थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, वो प्रमुख होते थे। चलिए आगे देखते हैं। सूत रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, सूत को, रथकार को और कंपादी को रत्नी कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या राजा के हिसाब से राजा के सहित करीब 12 हुआ करती है। जैसे आजकल टाइम पे आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उनके तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, तो वैसे ही राजा सहित 12 करीबी हुआ करते थे, उनको रत्नी कहा जाता था। ठीक है, पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। तो दुर्गपति, स्पर्श और पूरब, ठीक है, ये लोग कहते हैं गुप्तचर, इनको क्या कहते हैं? गुप्तचर कहा जाता था। वाजपति कौन होते थे? गोचर भूमि का अधिकारी। जो जहाँ पे गाय चराई जाती थी उस भूमि का अधिकारी को क्या कहते हैं? गोचर। मतलब उस भूमि को कहते हैं गोचर, उनका अधिकारी कौन होता है? वाजपति। ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो उग्र क्या काम करता था? अपराधी जो होते थे उनको पकड़ने का काम करता था। मान लीजिए पुलिस, मान लीजिए उन्हें। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। जो समिति थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। इस अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे भी। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ठीक है, दिशा पूर्व के जो दिशा थी उसमें जो उत्तर वैदिक शब्द होता है उसको प्राची कहते थे, और उसमें राजा को क्या कहते हैं? सम्राट। ठीक है, पश्चिम दिशा के जो पश्चिम जगह जो राजा होता है उसको कहते हैं प्रतीची, और राजा का नाम क्या होता है? स्वराष्ट्र। मतलब उत्तर वैदिक शब्द क्या होता है? प्रतीची। जो दिशा होगी उत्तर, उसको उत्तर वैदिक शब्द क्या हो? उदीची, और उस राजा का नाम क्या था? विराट। मध्य दिशा के उसको राजा ये कहते थे, और दक्षिण में भोज कहा जाता है राजा को। ठीक है, ये कुछ नाम से अलग अलग, मतलब राजा को अलग अलग नामों से और अलग अलग दिशा के हिसाब से राजाओं के अलग अलग नाम थे। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले जो युद्ध होता था उसमें कबीले का नेतृत्व राजा क्या करते थे? युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ गायों की खोज है। तो गविष्ठ का क्या मतलब होता है? मतलब गायों को लेके यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो गविष्ठ का वो शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसको कहते हैं गायों की खोज। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि लड़ाई किस बात पे हुआ करती थी? ज्यादातर गायों के लिए। ठीक है, गायों के लिए लड़ाई हुआ करती थी। दशराज
युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, दशराग युद्ध का उल्लेख इसमें 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी का, जिसको पुराने जैसे उत्तर वैदिक शब्द क्या था उसका, पुरुषणी, रावी नदी का के तट पे सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। कौन हुए थे? सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, इस पहले जब हमने पढ़ा था उसमें वर्ण नहीं थे। ठीक है, उसमें अपने कार्यों के हिसाब से सिंधु सभ्यता में अपने कार्यों के हिसाब से काम होता था, लेकिन इसमें वर्ण थे। वर्ण में कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो माना जाता है कि इसी के बाद से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था लागू हुई। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो लोग जो काम करेंगे उस व्यवसाय पर ये विभाजन आधारित था। ब्राह्मण क्या करेंगे? वो पूजा करेंगे, क्षत्रिय लड़ेंगे, ठीक है, वैश्य आपका बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, शूद्र लोगों की गुलामी या साफ सफाई करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, जो ब्राह्मण परम पुरुष, जो परम पुरुष है उनके मुख से निकले हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकले हैं, वैश्य उनकी जांघों से निकले एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? मातृ प्रधान। आर्यों का क्या है? पितृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार या कुल, हमने पढ़ लिया है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता है। कुलुप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुलुप कहा जाता था। ठीक है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो स्त्रियां इस काल में, मतलब यज्ञ वगैरह इस काल में होता करते थे, तो स्त्रियां भी इस काल में अपने पतियों के साथ भाग लिया करती थी। वो भी पूजा पाठ किया करती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो बाल विवाह का और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति का प्रचलन कहाँ पे था? आपने पढ़ाई था जो हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता में। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। तो जो विधवा आती, जिसका पति मर जाता था, फिर उसके छोटे भाई, अगर कोई छोटा भाई हो तो उससे विवाह कर सकती थी। अब देख लेते, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। तो ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थी। उस टाइम पे भी जो फीमेल्स होती थी, औरतें होती थी, उनको, स्त्रियां होती थी, उनको शिक्षा ग्रहण करने की पूरी छूट थी। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोष, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो विद्वान का जो फीमेल वर्जन होता है उसको विदुषी कहते हैं। ठीक है, जो स्त्रीलिंग होता है उसको विदुषी कहते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो अविवाहित रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, उसको क्या कहा था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। 3 प्रकार का वस्तु है, वास, अधिवास और उशीर्ण। क्या बनते थे? वास, अधिवास और उशीर्ण। ठीक है, उस अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। जैसे इनरवियर जो होते हैं उनको कहा जाता है नीवी। ठीक है, तो ऐसे लगा लीजिए इनर्स वियर नीवी, तो इस वजह से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा। ठीक है, घुड़त क्रीड़ा, वो क्रीड़ा किया करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तो क्या क्या था? पशुपालन और कृषि। और आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? सबसे व्यवसाय क्या था? वो व्यापार का। ठीक है, गाय को अघन्य ना मारे जाने पर योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, अगर कोई गाय की हत्या कर देता था उसको पशु श्रेणी में रखा जाता है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। तो गाय को कोई मृत्युदंड, गाय को कोई मार देता था तो उसके लिए मृत्युदंड हुआ करता था और उसको वो पूरे देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो हमारे वेदों में लिखी हुई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, एक सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन थे? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहा का कोई जिक्र नहीं है। तो आर्यों ने क्या खोजा था? लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्या जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज की खोज की थी? लोहे की।
ठीक है। यहाँ देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, ठीक है, जो दर्शन थे और उसके प्रवर्तक। दर्शन कौन थे, कौन कौन से दर्शन हुए और उसके प्रवर्तक कौन थे, चारवाक, उनके प्रवर्तक कौन थे, चारवाक। योग के कौन थे, पतंजलि, ठीक है, जैसे बाबा रामदेव जो कराते हैं वो पतंजलि है ना, वही। सांख्य के कौन थे, कपिल। न्याय के कौन थे, गौतम। पूर्व मीमांसा के कौन थे, ये सारी फिलोसफी है, ठीक है। दर्शन जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन थे, बादरायण, ठीक है। और वैशेषिक के कौन थे, कणाद या उलुक, ठीक है, कणाद या उलुक। तो आपको पता, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारे कितने वो थे दर्शन, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे दर्शन कितने, 7। तो सातों के सातों को जो जिन्होंने उस पे प्रवर्तक किया है, जिन्होंने उसको बनाया या उनके बारे में प्रवचन दिए हैं, ठीक है, उनके नाम भी सामने ही है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर जाने व्यक्ति को पणी कहा जाता था। जो व्यापार करने के लिए दूर दूर जाता था उसको पणी कहते थे। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। तो लेन देन की वस्तु में किस चीज की प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय की, ठीक है, वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। मान लीजिए किसी के पास जैसे वस्तु हो गई, जो वस्तु विनिमय का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मान लिया आपको चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो आप दोनों को एक दूसरे से बार्टर सिस्टम होता है ना, कि आप थोड़े चावल हमसे ले लीजिए, आप अपने गेहूं हमें दे दीजिए, तो उसको कहते हैं मटेरियल एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें, ठीक है। या किसी के पास कोई सामान है, वो दूसरे सामान के बदले दूसरे सामान ले लेता था, ठीक है, तो उसको कहते थे वस्तु विनिमय की प्रणाली। ऋण देकर ब्याज लेने वालों को वैकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तो जो ऋण लेके ब्याज देते थे ना, जिसमें वो इंटरेस्ट लेते थे, उसको सूदखोर या वैकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका, जैसे मतलब हम कभी पूजा करते हैं तो हम हमेशा जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें हम हवन कुंड डालते हैं, उसमें अग्नि जलाते हैं ना, तो सेम वही चीज है। तो अग्नि भगवान देवता और मनुष्य के बीच की मध्यस्थता करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। तो अभी जैसे इस टाइम पे गंगा मानी जाती है, तो उस टाइम पे कौन सी मानी जाती थी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का भी उल्लेख होता है, हुआ है, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, वो है सरस्वती नदी का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो वैदिक काल था उसमें इंद्र थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बारी आई तो उसमें कौन होगा, प्रजापति हो गए, ठीक है, सर्वाधिक प्रिय देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कौन से राज्याभिषेक के समय किस चीज का किया जाता था, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो पहले क्या था, जब जो वैदिक काल थे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे जो जैसे जो काम जो कर रहा है, जो व्यवसाय जो कर रहा है, उसके हिसाब से उसको वर्ण में डाला जाता था। बट अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अब ये स्टैंप लग गई कि मान लीजिए कुम्हार का बेटा तो कुम्हार वो भी कुम्हारी बनेगा, ठीक है। उसको जन्म के आधार पर निर्धारित करने लग गए थे कि वो किस वर्ण से बिलोंग करता है, किस वर्ण से आता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है, हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिसमें इसके प्राचीन नाम और अब के नाम क्या है। देखो कुर्ब, ठीक है, कुर्ब, तो उसका नाम है कुरम, कुंभा उसका काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, पुरुषणी रावी, हम पढ़ चुके पहले ही, ठीक है। शतुर्दी शतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्य दती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ दो चार है, जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, आपकी गंडक हो गई, घाघर हो गई, मतलब इस टाइप की नदियां थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। कौन कौन सी, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य सिक्कों में चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इसमें कोई खास भार वाले, मतलब कि कुछ स्पेशल सिक्कों का, या किसी में कुछ एक आकृति बनी हो, या कोई और मूल्य के सिक्कों से, जैसे 1 रुपए 2 रुपए के भी मूल्य के सिक्के होते हैं, वैसे मूल्य के सिक्कों ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उनमें जो मुद्राएं मिली है वो निष्क मिली और शतमान मिली है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, सांख्य दर्शन, ठीक है। कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन है, सांख्य दर्शन। कौन थे प्रवर्तक उसके प्रवर्तक थे आपके कपिल। क्या नाम था उनका,
कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। तो सबसे प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसके प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, चलिए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। इस किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? वो है मुंडक उपनिषद। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो गायत्री मंत्र कहां से आता है? ऋग्वेद से आता है। ठीक है, और किस देवता को संबोधित है? सवित्र। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? कौशाम्बी। ठीक है, किस में किया? कौशाम्बी में। महाकाव्य दो है, एक महाभारत है और एक रामायण है। ठीक है, महाकाव्य दो है, एक महाभारत है, एक रामायण है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। जो गोत्र है ना आजकल के टाइम पे कि आप भारद्वाज गोत्र से हैं या कौन से गोत्र से है, तो उनका जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं एक बार कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे और उनका संबंध किससे था। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए इंद्र किससे थे? युद्ध के देवता थे, युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता। क्या थे? युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ, ये आपने पढ़ लिया। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और सूर्य के। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता। ठीक है, कौन थे? वरुण, जिसको कहते हैं घौ, आकाश का देवता। सबसे प्राचीन कौन है? घौ। ठीक है, आकाश का देवता। सोम क्या है? वनस्पति देवता, तो सोमरस का पान करते थे, तो सोम कहां से आती है? वनस्पति से बनता था। ठीक है, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। उषा कौन थी? पर्वती एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विनी। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। ठीक है, आज हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो अगला सेशन आएगा उसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर ल्यूसेंट से ही, और कुछ अलग अलग, जैसे पिछले हमने देखे थे कि अलग अलग जगह से जो ल्यूसेंट में कवर नहीं हुए होंगे, जो इस चैप्टर में कवर नहीं हुए हैं या उस क्वेश्चंस में कवर नहीं होंगे, तो उसको हम किस में करेंगे? अगले उसमें आपके लिए क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन बना के आपके लिए नए क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ रहे।